एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं PYQs प्रैक्टिस फॉर गेट एक्सेल। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो पेपर हमारा गेट 2023 एक्सेल आर कोड से हुआ है, यानी आर का मतलब होता है बॉटनी सेक्शन से जो क्वेश्चन आए हैं। तो बॉटनी में दो सेक्शन होते हैं, एक 1 मार्क वाले होते हैं और कुछ क्वेश्चन 2 मार्क वाले होते हैं। 1 मार्क वाले क्वेश्चन जो है 8 आते हैं, वो हमने पार्ट 1 के अंदर कर लिए हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। और जो 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं उसमें 11 क्वेश्चन आते हैं। 11 में से 6 क्वेश्चन हमने पार्ट 2 के अंदर किए हैं और बाकी जो 5 क्वेश्चन बचे हैं उससे हम आज की वीडियो में यानी पार्ट 3 के अंदर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये बाकी 5 जो क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अ ड्राउट टॉलरेंट राइस जीनोटाइप वाज फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद अ मिससेंस म्यूटेशन इन द जीन ए, which one or more of the following experiment are appropriate to validate whether the mutation in A is causal factor for drought tolerance। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक राइस का प्लांट है और राइस के प्लांट में कोई म्यूटेशन हुआ है। कैसा? मिससेंस म्यूटेशन हुआ है, मतलब म्यूटेशन की वजह से कोई दूसरा अमाइनो एसिड वहां इनकॉर्पोरेट हो गया है। उस मिससेंस म्यूटेशन को ही एसोसिएट किया जा रहा है कि उस जीन में जो मतलब राइस का प्लांट है उसमें टॉलरेंट आ गया है। किस चीज को लेकर के? जो ड्रोट होता है, सूखा जो हो जाता है, उससे वो अपने आप को रजिस्ट कर पा रहा है। तो ये माना गया है, हालांकि वो श्योर नहीं है कि ऐसा है या नहीं है, लेकिन वो बता रहे हैं कि जैसे ही राइस के जो प्लांट है उसमें ये मिससेंस म्यूटेशन हुआ है तो वो जो प्लांट है ड्रोट टॉलरेंट हो गया है, रेजिस्टेंट हो गया है। आगे आपसे पूछा है which one or more of the following experiment are appropriate to validate whether the mutation in A is causal factor for drought tolerance और नहीं। मतलब आपको यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक्सपेरिमेंट करके बताए हैं कि कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो हम करें और ये श्योर हो जाए कि यहाँ जो म्यूटेशन है उसी की वजह से ड्रोट टॉलरेंट आया है या इसकी वजह से नहीं आया है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है। क्वेश्चन में दिया है कि एक राइस का प्लांट है, उसमें अगर मिससेंस म्यूटेशन हो जाता है तो वहां पर ड्रोट टॉलरेंट आ गया है, शायद आ जाता है, श्योर नहीं है वो। फिर उन्होंने हमें दिए हैं 4 एक्सपेरिमेंट कि ये 4 एक्सपेरिमेंट है, इनमें से हम कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करें ये जानने के लिए, ताकि हम श्योर हो जाएं कि इस म्यूटेशन के कारण ही ड्रोट टॉलरेंट आया है या फिर ड्रोट से रेजिस्टेंट हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन में दिया है इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। हमारे पास एक राइस का प्लांट है और एक और राइस का प्लांट है, मतलब सेम है लेकिन कंडीशन अलग अलग है। तो ये जो है इसका जीन है पूरा और इसमें यहाँ पर मिससेंस म्यूटेशन हो गया है मानो। ठीक है, यहाँ क्या हो गया है? म्यूटेशन हो गया, इसको ऐसे दिखा लेते हैं, म्यूटेशन हुआ है। म्यूटेशन होने की वजह से ये क्या हो गया है? ये ड्रोट रेजिस्टेंट हो गया है, ड्रोट रेजिस्टेंट हो गया है। ठीक है, और पहले ये क्या था? ये पहले अच्छा ये नहीं बताया कि पहले वो सेंसिटिव था या नहीं था। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इंट्रोड्यूसिंग द सेम म्यूटेशन इन अ ड्रोट सेंसिटिव राइस जीनोटाइप एंड टेस्ट इफ इट बिकम ड्रोट टॉलरेंट और नॉट। जैसे मानो इसमें पहले में क्या लिखा है कि मेरे पास ये एक राइस का प्लांट है और ये कैसा है? ये ड्रोट सेंसिटिव है, ये ड्रोट सेंसिटिव है। और यदि मैं इसके जीन ए में म्यूटेशन कर देती हूं, म्यूटेशन करने के बाद ये क्या है? ये इसका जीन ए है। अगर मैं इसमें म्यूटेशन कर देती हूं और यदि ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ड्रोट रेजिस्टेंट में, तो ये साफ साफ हम देख सकते हैं कि इसमें म्यूटेशन की वजह से ही ये क्या हुआ है? ड्रोट रेजिस्टेंट हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और है क्या फर्स्ट एक्सपेरिमेंट? कि हमने एक ड्रोट सेंसिटिव प्लांट लिया, उसका जीन ए में मिससेंस म्यूटेशन कर दिया और फिर हमने देखा कि वो प्लांट जो है ड्रोट रेजिस्टेंट हो गया है। तो इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस कहाँ से आया है? इस मिससेंस म्यूटेशन की वजह से ही आया है। तो ये बात हम कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट हम बिल्कुल करके देख सकते हैं। ठीक है, एक बार फोर्थ को पढ़िए,
रिपेयर द म्यूटेशन इन द ड्रोट टॉलरेंट राइस जीनोटाइप एंड टेस्ट इफ इट बिकम ड्रोट सेंसिटिव और नॉट। यानी कि मेरे पास ये प्लांट है, हमने क्या लिया, एक ड्रोट रेजिस्टेंट प्लांट लिया है जिसमें ऑलरेडी क्या हो गया है, म्यूटेशन हो रहा है जीन ए में, जीन ए में म्यूटेशन हो रहा है। अब अगर इस म्यूटेशन को मैं रिपेयर कर दूं, यहां से ये म्यूटेशन अगर मैं हटा दूं और अगर ये हटाने के बाद ड्रोट सेंसिटिव हो जाता है, तो ये भी क्या इंडिकेशन देता है कि इस म्यूटेशन की वजह से ही क्या हुआ है, यहाँ पर ड्रोट रेजिस्टेंस आया है। यानी कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और फोर्थ एक्सपेरिमेंट बिल्कुल एक ही बात कह रहे हैं लेकिन तरीका अलग है। देखो कैसे, फर्स्ट में लिखा है कि हमारे पास एक ड्रोट सेंसिटिव है, उसमें अगर मैं मिससेंस म्यूटेशन कर देती हूँ, मतलब यहाँ अगर मैं म्यूटेशन कर देती हूँ और वो अगर कन्वर्ट हो जाता है ड्रोट रेजिस्टेंस में, तो इसका मतलब है म्यूटेशन की वजह से ही वो रेजिस्टेंस आया है। और अगर मैं इस ड्रोट रेजिस्टेंस प्लांट में फिर से रिपेयर कर देती हूँ, मतलब कि म्यूटेशन हटा देती हूँ और वो कन्वर्ट हो जाता है ड्रोट सेंसिटिव में, तो इसका मतलब है इस म्यूटेशन की वजह से ही वो क्या था, ड्रोट रेजिस्टेंस था। तो ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट बिल्कुल वैलिड है, हम कर सकते हैं ये जानने के लिए, ये श्योर करने के लिए कि इस म्यूटेशन की वजह से ये रेजिस्टेंस आया है या फिर किसी और वजह से है। ठीक है, अच्छा थर्ड में क्या लिखा है, डिलीट द वाइल्ड टाइप ए इन ड्रोट सेंसिटिव प्लांट एंड टेस्ट इफ इट बिकम ड्रोट टॉलरेंट और नॉट। ये कह रहा है कि आप इस पूरे जीन को ही यहाँ से हटा दीजिए। अब देखो चीजें तो जीन में करने से आएंगी ना, या तो उसमें जीन में म्यूटेशन करें या तो उसको रिपेयर करें, तभी हम पता कर पाएंगे। उसको डिलीट ही अगर हमने कर दिया है तो इससे हम कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि जो ड्रोट टॉलरेंट है वो इससे आया है या नहीं आया है। तो ये एक्सपेरिमेंट हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। फोर्थ में क्या लिखा है, डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोटीन इनकोडेड बाय द वाइल्ड टाइप एंड म्यूटेंट फॉर्म ऑफ ए। अच्छा, म्यूटेशन अगर हो जाता है ए में तो डिफरेंस कहाँ आता है, जैसे मानो आपके पास ये जीन ए है और इसमें यहाँ हो गया है म्यूटेशन, डिफरेंस कहाँ आता है, देखो डिफरेंस यहाँ आता है जब तक जीन ए पहले जैसा ही है तो वो क्या करता है, अपना सही प्रोटीन बनाता है। लेकिन जैसे इसमें म्यूटेशन हो जाता है तो या तो वो प्रोटीन बनाता ही नहीं है, या तो वो प्रोटीन बनाता ही नहीं है, या फिर वो प्रोटीन सही नहीं होता है, मतलब जो काम पहले हो रहा था वो नहीं होगा। तो इसमें इस चीज को तो हम चेक ही नहीं कर सकते कि वो स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि ये क्या है, एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है, यानी ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन हमारे सही हो सकते हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए और डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 62, ब्लू लाइट कैन डायरेक्टली इंड्यूस द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ब्लू लाइट ऑल्सो ट्रिगर्स द फोटोसिंथेसिस इन द गार्ड सेल्स विच इनडायरेक्टली इंड्यूस द स्टोमेटल ओपनिंग। यानी कि जो ब्लू लाइट होती है वो डायरेक्टली भी स्टोमेटा को ओपन कर सकती है, या फिर ब्लू लाइट पहले फोटोसिंथेसिस करेगी उसके बाद भी स्टोमेटा को ओपन कर सकती है। यानी ब्लू लाइट दो काम करती है, डायरेक्टली भी स्टोमेटा को ओपन कर सकती है और इनडायरेक्टली भी विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस which indirectly induce the stomatal opening. Which one or more of the following experiment approach would test the direct effect of blue light on the stomatal opening. हालांकि ब्लू लाइट दोनों काम करती है, मतलब काम तो एक ही करती है स्टोमेटा को ओपन करने का, लेकिन तरीके दो होते हैं, डायरेक्टली भी कर सकती है और इनडायरेक्टली भी कर सकती है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इनमें से हम कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट करें ये जानने के लिए कि ब्लू लाइट डायरेक्टली कैसे स्टोमेटा को ओपन करती है। ठीक है, तो देखो हमारे पास दो तरीके हैं। जो ब्लू लाइट होती है, ये जो ब्लू लाइट है ये दो काम करती है, डायरेक्टली भी करती है। अच्छा लिखा है क्या ये मैंने, हाँ लिखा है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं स्टोमेटा कैसा होता है। इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है स्टोमेटा की। ये होते हैं दोनों गार्ड सेल, इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल, गार्ड सेल। और ये जो होते हैं साइड में इनको बोलते हैं सब्सिडरी सेल। तो गार्ड सेल में पोर होता है जिसको स्टोमेटल एपर्चर बोलते हैं। अगर ये ओपन है तो स्टोमेटा ओपन है, अगर ये क्लोज है तो स्टोमेटा क्लोज है। देखा जाता है कि जब स्टोमेटा से एक्सोस्मोसिस होता है यानी पानी बाहर मूव कर जाता है तो ये गार्ड सेल जो है फ्लैसिड होकर के इस तरीके से हो जाते हैं, पोर बंद हो जाता है।
और जब ये गार्ड सेल वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंडोस्मोसिस होता है, तो वो टर्जिड होकर के ऐसे खुल जाते हैं, तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। अब जो ब्लू लाइट होती है, टू ओपन द स्टोमेटा ब्लू लाइट इज रिस्पॉन्सिबल, ब्लू लाइट की जरूरत होती है स्टोमेटा को ओपन करने के लिए। तो वहां दो तरीके से ब्लू लाइट हेल्प करती है, एक डायरेक्टली भी इसको ओपन कर सकती है और इनडायरेक्टली भी। इनडायरेक्टली कैसे करती है, पहले ब्लू लाइट से फोटोसिंथेसिस होगी और फिर वहां से जो स्टोमेटा है वो ओपन होगा। कैसे होता है एक बार मैं आपको बता देती हूँ। इनडायरेक्ट कैसे होता है, जैसे ही ब्लू लाइट आती है वहां फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस की वजह से जो सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है गार्ड सेल के अंदर वो बढ़ जाती है। मतलब गार्ड सेल में जब फोटोसिंथेसिस होगी तो वहां ग्लूकोज वगैरह बनेगा, तो सोल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाती है गार्ड सेल के अंदर। जैसे ही सोल्यूट बढ़ता है तो गार्ड सेल में जो वाटर पोटेंशियल है वो घट जाता है। ये डिपेंड करता है, जितना ज्यादा पानी होगा उतना ही वाटर पोटेंशियल होगा। अब पानी कम है, सोल्यूट ज्यादा है, तो वाटर पोटेंशियल जो है डिक्रीज हो जाता है। और पानी कहाँ मूव करता है, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो बाहर से पानी जो है गार्ड सेल के अंदर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर पोटेंशियल जो है डिक्रीज हो गया है, यानी एंडोस्मोसिस होता है। जैसे ही पानी अंदर आता है तो जो टर्जिडिटी है वो बढ़ जाती है और जिससे स्टोमेटा जो है ओपन हो जाते हैं। ये इनडायरेक्ट तरीका है करने का। लेकिन हमें करना क्या है, क्वेश्चन में हमें देखना है कि डायरेक्ट किस तरीके से इफेक्ट डालता है। तो इसके दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है। यदि हम देखना चाहते हैं कि डायरेक्टली कैसे होता है तो हमें इनडायरेक्ट को बंद करना पड़ेगा, तभी तो हम देख पाएंगे कि डायरेक्ट हुआ है। यदि इनडायरेक्ट का जो तरीका है उसको मैं बिल्कुल ही बंद कर देती हूँ तो वहां पर जो डायरेक्ट तरीका है वो मैं देख पाऊंगी। इनडायरेक्ट कौन सा है, फोटोसिंथेसिस से, तो मुझे फोटोसिंथेसिस को रोकना पड़ेगा। एक इनहिबिटर होता है जिसको बोलते हैं DCMU। ये एक ऐसा केमिकल है जो फोटोसिंथेसिस में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है उसको रोक देता है। तो वहां हम क्या करेंगे, अपने एक्सपेरिमेंट में DCMU को इंट्रोड्यूस कर देंगे ताकि वहां पर वो फोटोसिंथेसिस जो कि ब्लू लाइट से होती है वो रुक जाएगी। ठीक है, यानी इनडायरेक्ट वे जो है हमने रोक दिया है। अब देखो यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है, 4 एक्सपेरिमेंट दिए हैं। एक बार हम लास्ट वाला पढ़ते हैं। इनिबिशन ऑफ फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बाय डाइक्लोरामफिनाकोल डाइमिथाइल यूरिया, यानी DCMU की ये फुल फॉर्म होती है। वहां पर हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सही है, हम करेंगे। तो D हमारा वो एक्सपेरिमेंट हो जाएगा जिसको हम इस चीज को जानने के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरा तरीका क्या है इनमें से, चलो ये बता देती हूं मैं आपको। देखिए, टू सी द ब्लू लाइट डायरेक्ट इफेक्ट, अगर हमें ब्लू लाइट का डायरेक्ट इफेक्ट देखना है, वी नीड टू स्टॉप द इनडायरेक्ट इफेक्ट। हमें जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है उसको रोकना पड़ेगा। कैसे रोक सकते हैं, बाय प्रिवेंट द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को रोक करके। कैसे रोकेंगे, DCMU से रोकेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, गिव हाई फ्लुएंस रेट ऑफ रेड लाइट, मतलब कि जिससे रेड ड्रॉप हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका, जो रेड लाइट होती है उसको हाईली इंजेक्ट करेंगे, मतलब जो जहां भी हम देखना चाहते हैं वहां पर हम रेड लाइट देंगे। जब अकेली रेड लाइट जाती है तो वहां पर रेड ड्रॉप हो जाता है। अगर आपने ये टर्म सुनी है कि अगर खाली रेड लाइट आती है तो रेड ड्रॉप होता है। रेड ड्रॉप का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस जो है बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो एक तो हमने रोक दिया है DCMU से, और दूसरा थोड़ा बहुत अगर होता भी है तो हम रेड लाइट दे रहे हैं जिससे फोटोसिंथेसिस बिल्कुल ही डाउन हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। उसके बाद फिर हम ब्लू लाइट देंगे। यानी पहले हमने ये मेक श्योर कर लिया है कि जो इनडायरेक्ट तरीका है वो हमने बिल्कुल ही हटा दिया है, बिल्कुल ही हटा दिया है। अब हम देंगे ब्लू लाइट, और अगर तब भी स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि ब्लू लाइट से ही वो स्टोमेटा ओपन हुए हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हम ब्लू लाइट कम देते हैं तो क्या वो फिर भी ओपन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, रेड लाइट हाई दे करके रेड ड्रॉप करवाएंगे, इसके बाद कम ब्लू लाइट देंगे, उसमें भी अगर स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं तब हम उसका डायरेक्ट इफेक्ट देख पाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ, 2 तरीके हैं। सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस को रोक देंगे विद द हेल्प ऑफ DCMU। उसके बाद हम रेड लाइट देंगे ताकि वहां रेड ड्रॉप हो जाए, थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस जो होने वाला था वो भी बिल्कुल डाउन हो जाएगा। इसके बाद हम थोड़ी सी ब्लू लाइट देंगे। उसके बाद भी हमारे स्टोमेटा अगर ओपन होते हैं तब हम उसका डायरेक्ट इफेक्ट देख पाएंगे। हम क्या देखेंगे कि सब चीजें बंद हो गई हैं, जैसे ही ब्लू लाइट हमने वहां डाली है
तो प्लांट में ऐसा क्या हुआ है, गार्ड सेल में ऐसा क्या हुआ है कि स्टोमेटा ओपन हो गया है, तब हम उसका डायरेक्ट इफेक्ट स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे होता है, देखो ये टाइम है और ये बताया गया है इसकी ओपनिंग को। तो जैसे हम यहाँ रेड लाइट देते हैं तो एक टाइम तक तो ये जो है स्टोमेटा ओपन होता है, लेकिन उसके बाद रेड ड्रॉप होकर के वो बंद हो जाता है। लेकिन तभी अगर हम ब्लू लाइट दे देते हैं तो वो फिर से उसको ओपनिंग करवा देती है ब्लू लाइट। ठीक है, और तो यहाँ इस दौरान हम इसके इफेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। तो देखते हैं अब बाकी जो 3 स्टेटमेंट बची हैं उनमें से किस में ये लिखा है कि वो रेड लाइट देंगे पहले ज़्यादा और फिर कम ब्लू लाइट। एक बार पढ़ लेते हैं थर्ड को। एप्लीकेशन ऑफ हाई फ्लुएंस रेट ऑफ ब्लू लाइट, ये नहीं होगा, हम स्टार्टिंग में ब्लू लाइट नहीं देंगे, वो भी ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, कम देंगे ताकि उसका इफेक्ट जो है हम स्टडी कर सकें। तो बी में लिखा है एप्लीकेशन ऑफ हाई फ्लुएंस रेट ऑफ रेड लाइट फॉलो बाय लो फोटोन फ्लक्स ऑफ द ब्लू लाइट, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट में लिखा है एप्लीकेशन ऑफ लो फोटोन फ्लक्स ऑफ रेड लाइट, नहीं, रेड लाइट हमें ज्यादा देनी पड़ेगी ताकि वह रेड ड्रॉप हो जाए। तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट, जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट है वो हम इस्तेमाल करेंगे, और जो हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट है यानी बी एंड डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, और ये क्वेश्चन आया है एनईटी। एनईटी का मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ आपको खुद ये सबमिट करना पड़ता है, खुद लिखना पड़ता है इसका आंसर, ऑप्शन नहीं आपको यहाँ मिलते हैं। ठीक है, और अगर आप ये क्वेश्चन गलत करते हैं तो कोई नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ नहीं होती है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक डिप्लॉयड एंजियोस्पर्म स्पीसीज है, फ्लावर कलर इज रेगुलेटेड बाय द आर जीन, मतलब उस प्लांट में जो फ्लावर का कलर है वो कौन सा जीन रेगुलेट कर रहा है, एक जीन है आर। RR एंड RR जीनोटाइप प्रोड्यूस द रेड फ्लावर, यानी कि अगर ये जीनोटाइप रहता है और ये रहता है तो वहां हमें रेड फ्लावर देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सही बात है। वेयरएज RR, लेकिन अगर ये कंडीशन है तो वहां हमें व्हाइट फ्लावर देखने को मिलते हैं, हमें यहाँ व्हाइट फ्लावर देखने को मिलते हैं। आगे क्या लिखा है, इफ 2 इंडिविजुअल प्लांट आर रेंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम अ लार्ज सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन ऑफ अ जेनेटिक क्रॉस बिटवीन कैपिटल आर स्मॉल आर पेरेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द प्लांट्स प्रोड्यूसिंग द रेड फ्लावर इज। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले आपको ये कंडीशन दे दी गई है कि ऐसा होता है, फिर आपको बताया है कि एक पॉपुलेशन है, मानो यहाँ पर ये है एक पॉपुलेशन और इसमें बहुत सारे जो हैं प्लांट हैं। कौन से प्लांट, ये वाले जो दिए गए हैं। ये प्लांट आए कहाँ से हैं, 2 पेरेंट हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर। इनका क्या हुआ है, इनके बीच में क्रॉस किया है, तब जाकर के देखो इनके बीच में अगर क्रॉस होगी तो केवल हमें एक ही टाइप का जीनोटाइप मिलेगा। जितने भी ये फॉर्म करेंगे सारे कैसे होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, केवल ये ही पॉसिबिलिटी हो सकती है और कोई नहीं होगी। तो यहाँ पर जितने भी प्लांट्स प्रेजेंट होंगे ये एक पॉपुलेशन बना लेंगे, और वो पॉपुलेशन कहाँ से बनी है, केवल इन दोनों पेरेंट्स से बनी है। तो सारे ही कैसे होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, सारे ही ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, इस तरीके से होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में देखो दिया है ये, इफ 2 इंडिविजुअल प्लांट्स आर रेंडमली सिलेक्टेड। अब ये पॉपुलेशन जो बनी है उसमें से मैं 2 पेरेंट को सिलेक्ट कर रही हूँ, चाहे मैं कितने भी करूँ सारे एक जैसे ही आएंगे। कोई 2 मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं, ये दोनों कैपिटल आर और ये कौन सा है, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो देखो लिखा क्या है, इफ 2 इंडिविजुअल प्लांट आर रेंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम अ लार्ज सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन ऑफ अ जेनेटिक क्रॉस बिटवीन RR एंड स्मॉल आर पेरेंट्स। तो इन दोनों के क्रॉस से जो भी पॉपुलेशन यहाँ बनी है उसमें से मैंने 2 पेरेंट्स को जो है रेंडमली सिलेक्ट कर लिया है, एक ये और एक ये। आपसे पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द पेरेंट्स प्रोड्यूसिंग द रेड फ्लावर इज, इन दोनों का हमें बताना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये दोनों पेरेंट्स जो हैं रेड फ्लावर को प्रोड्यूस करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। अब देखो दोनों पेरेंट हमने ले लिए हैं, अब फोकस करना है आपको यहाँ पर, ये दोनों पेरेंट्स हैं, इन दोनों की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये रेड फ्लावर बनाएंगे। तो देखो अकेला तो ये बना नहीं सकता है, ये क्या करेगा, किसी दूसरे के साथ में मेट करेगा, मानो इसी के साथ में कर सकता है या फिर यहाँ से कोई आ जाए। तो अगर मानो इसी के साथ में करता है तो क्या आएगा रिजल्ट, कैपिटल आर
इन दोनों का, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, तो ये आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसके पास जब ये इससे करेगा तो अगेन यहाँ पर भी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। देखो अगर क्वेश्चन में दिया होता कि एक पेरेंट से कितना प्रोबेबिलिटी है तो केवल मैं बस इतना ही करती, लेकिन पूछा है दोनों का अलग अलग पूछा है, बोथ पेरेंट्स की पूछी है प्रोबेबिलिटी, तो मैं अलग अलग ले रही हूँ, इसका अलग इसका अलग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कितना है, 4 है, 4 में से रेड, ये भी रेड बनेगा, रेड फ्लावर बनेगा। देखो ये और ये रेड बनाते हैं तो ये भी रेड होगा, ये भी रेड होगा, ये भी रेड होगा, लेकिन ये कैसा होगा, व्हाइट होगा। यहाँ पर ये रेड होगा, ये रेड होगा, ये रेड होगा और ये व्हाइट होगा। तो टोटल कितने प्लांट मिले हैं, 4 मिले हैं। 4 में से 3 कैसे हैं, रेड, यानी कि यहाँ पर रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3 आउट ऑफ 4। अगेन यहाँ पर भी रेड आने के कितने चांस है, रेड आने के यहाँ पर भी कितने चांस है, 3 आउट ऑफ 4। इसके बाद देखिए 3 आउट ऑफ 4 है, 3 आउट ऑफ 4 है, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.75, ये भी आ जाएगा 0.75। दोनों की चेक करनी है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 0.56, 0.56 आ जाएगा। तो यहाँ हमें आंसर कैसे लिखना है, राउंडेड ऑफ द 2 डेसिमल प्लेस, मतलब डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 पॉइंट आने चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.56। ठीक है, सो दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, अगर यहाँ पर बोथ ना दे करके एक सिंगल देता तो हमारा आंसर केवल ये होता, लेकिन दोनों का अलग अलग पूछा है तो जो एक का आया है वही दूसरे का आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम आंसर लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 64। अ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी फीमेल प्लांट विद द रिस्टोरर जीनोटाइप RR is crossed to a male fertile male plant with the genotype RR। एक बार मैं आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, फिर हम आंसर पर मूव करेंगे। जैसे देखिए आपके पास ये कोई भी एक फीमेल है, नहीं कोई भी है, ये आइदर मेल या फीमेल, कोई भी ये एक है, तो उसमें एक होता है यहाँ पर न्यूक्लियस और यहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें कुछ चीज ना बनने की वजह से इसके साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी फैक्टर बन जाता है, CMS हो जाता है। ठीक है, अब अगर कोई भी एक हमने प्लांट लिया, उसके सेल में अगर CMS आ गया है तो वो क्या बनेगा, वो फीमेल बन जाएगी। ठीक है, और मानो आपके पास ये कोई दूसरा सेल है और उसमें ये CMS नहीं, कोई डिफेक्ट नहीं हुआ है, CMS नहीं हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, वो मेल हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, मानो कोई भी एक सेल है, उसमें न्यूक्लियस में कुछ भी हो सकता है, आइदर जैसे दिया है यहाँ कैपिटल R भी हो सकता है, कैपिटल R भी हो सकता है, हम बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्म की। तो अगर इसके साइटोप्लाज्म में ये साइटोप्लाज्म मेल स्टेरिलिटी फैक्टर आ गया है तो ये फीमेल बनेगी, अगर ये फैक्टर नहीं इंट्रोड्यूस हुआ है तो ये मेल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ होता है इस केस के अंदर। अब आपसे कहा है कि एक साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी फीमेल है, मतलब इसके साइटोप्लाज्म में क्या है, CMS है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी फैक्टर है, और ये फीमेल है। ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा, जिसके साइटोप्लाज्म में ये होगा वो फीमेल बन जाएगी। ठीक है, इसके पास जो जीनोटाइप है न्यूक्लियस में क्या है, स्मॉल r है, तो यहाँ लिख लेते हैं ये क्या है, स्मॉल r है, इज क्रॉस टू अ मेल फर्टाइल मेल प्लांट विद जीनोटाइप RR। इसको हमने क्रॉस किया है किसके साथ में, एक मेल फर्टाइल के साथ में। अगर ये मेल फर्टाइल है तो ऑफ कोर्स इसके पास CMS नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अगर CMS हो गया तो ये भी फीमेल हो जाएगी। अब अगर मेल फर्टाइल है तो इसके पास CMS नहीं है और उसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल R है। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ आ गई हैं। आगे लिखा है बोथ कैपिटल R स्मॉल r कैन रिस्टोर द फर्टिलिटी। अच्छा, इसमें लिखा है whereas RR कैन नॉट, मतलब इसमें आपको बताया है, मैं आगे लिख देती हूँ
कि मानो अगर ये कोई हमने एक सेल लिया है और इसके साइटोप्लाज्म में CMS फैक्टर है, तो चांस यहाँ क्या है कि ये फीमेल होगा, मेल स्टेराइल फीमेल होगी ये। लेकिन अगर इसके जीन में कैपिटल R या तो कैपिटल R स्मॉल r हो जाता है, तो ये चांस है कि ये जीन इस फैक्टर को खत्म करके इसे फर्टाइल मेल बना सकते हैं, इसको फर्टाइल मेल बना सकते हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन है कि यहाँ CMS भी है और न्यूक्लियस में स्मॉल r है, तो ये कभी भी स्टेराइल मेल फर्टाइल मेल नहीं बन सकता है, ये कभी भी इसको हम फर्टाइल मेल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको दिया है। और फिर आपसे पूछा है कि जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा, जो ऊपर दिया है, व्हेन एन F1 फीमेल प्लांट विद RR जीनोटाइप वाज टेस्ट क्रॉसेस टू अ मेल फर्टाइल मेल प्लांट विद द RR जीनोटाइप, द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज मेल फर्टाइल वुड बी। फिर आपसे पूछा है कि यदि हम F1 मतलब इन दोनों के क्रॉस से जो हमें फीमेल मिलेगी वो कैसी होगी, कैपिटल R स्मॉल r होगी, उसको जब हम क्रॉस करवाते हैं किसके साथ में, मेल फर्टाइल मेल प्लांट जिसका जीनोटाइप क्या है, स्मॉल r, तो कितना परसेंटेज होगा कि वहां पर हमें मेल फर्टाइल मिलेगा। एक बार ये कंडीशन लिख लेते हैं। फीमेल कैसी है, कैपिटल R स्मॉल r वाली है, तो देखो लिख लेते हैं फीमेल, एक बार थोड़ा इसका छोटा करके यहीं पर लिख लेते हैं। ये कंडीशन तो हमें दी है क्वेश्चन में, और क्या बताया, क्रॉस कर रहे हैं हम, फीमेल है। अगर फीमेल है तो ऑब्वियसली इसके साइटोप्लाज्म में क्या होगा, CMS फैक्टर होगा, और उसका जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप है कैपिटल R स्मॉल r। इसको हमने किसके साथ में क्रॉस करना है, मेल के साथ में। अगर ये मेल है ऑब्वियसली इसके साइटोप्लाज्म में CMS फैक्टर नहीं होगा, और उसका जीनोटाइप क्या है, स्मॉल r। जब दोनों को क्रॉस करते हैं तो कितने चांस है कि इसमें जो भी हमें मिलेंगे प्रोजेनी उसमें से फर्टाइल मेल होंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो आपको एक बात याद रखनी है, ये क्या है फीमेल, ये क्या है मेल। तो जैसे ही जो ऑफस्प्रिंग आते हैं, जो बच्चे यहाँ आते हैं, उनका साइटोप्लाज्म मदर का ही साइटोप्लाज्म होता है, फादर से या फिर मेल से केवल उसका न्यूक्लियस कंट्रीब्यूट करता है, साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट नहीं करता। ठीक है, लेकिन फीमेल का साइटोप्लाज्म भी कंट्रीब्यूट करता है और न्यूक्लियस भी कंट्रीब्यूट करता है, आपको ये बात यहाँ याद रखनी है। तो ये फीमेल है, इसके गैमेट्स कैसे बनेंगे, इसके दो गैमेट्स बनेंगे, एक में देखो क्या होगा, CMS होगा और कैपिटल R, दूसरा कैसे होगा, CMS एंड स्मॉल r। यहाँ भी गैमेट्स बनेंगे, इसमें क्या होगा स्मॉल r और इसमें भी क्या होगा स्मॉल r। इनके क्रॉसिंग मतलब इनकी जब क्रॉसिंग होगी, गैमेट जब फ्यूज करेंगे तो 4 चांस यहाँ हमें मिलेंगे ऑफस्प्रिंग के। तो चारों में ये तो फॉर श्योर है कि चारों में ही CMS आएगा, क्योंकि फीमेल के पास CMS है। तो इनके फ्यूजन से जो हमें 4 ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, उन चारों में ये तो फॉर श्योर है कि उनके साइटोप्लाज्म में CMS होगा। तो लिख लेते हैं, यहाँ पर भी CMS होगा, यहाँ पर भी CMS होगा, यहाँ पर भी CMS होगा और यहाँ पर भी CMS होगा। हाँ, जीन हो सकते हैं। देखो अगर ये फ्यूज करेगा इसके साथ में तो क्या आएगा, कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, ये करेगा इसके साथ में, अगेन कैपिटल R स्मॉल r, ये करेगा इसके साथ में तो स्मॉल r, ये करेगा इसके साथ में तो स्मॉल r। ये 4 हमें मिले हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर ये वाली कंडीशन है कि न्यूक्लियस क्या है, स्मॉल r है और साइटोप्लाज्म में क्या है, CMS है, तो वो कभी भी फर्टाइल मेल नहीं हो सकता। तो मतलब ये फर्टाइल मेल कभी नहीं हो सकता, ये भी कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये कंडीशन है, यानी कि कैपिटल वाली है, स्मॉल ये हेट्रोजाइगस वाली है, तो वहाँ फर्टाइल मेल हमें मिल सकता है। तो इस दोनों में कंडीशन है कि ये भी फर्टाइल मेल हम इसको बना सकते हैं और ये भी फर्टाइल मेल जो है बन सकता है। तो टोटल कितने हैं, 100% है। 100% में से 50% कैसे हैं, जो फर्टाइल मेल आ सकते हैं। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो कितना परसेंटेज पॉपुलेशन का होगा जो कि फर्टाइल मेल की तरह बिहेव करेगा, तो वो 50% होगा।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50%। आई होप यहाँ तक चीजें समझ आ गई हैं। आगे कर लेते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 4 ऑटोसोमल एलील कैपिटल ए एंड स्मॉल ए इज पी। तो कैपिटल ए को हम लिखते हैं पी से। कितना दिया है इसका फ्रीक्वेंसी? 0.5 दिया है। जो स्मॉल ए है ये इसको क्यू से लिखते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी दी है? 0.5 दी है। फिर बताया है कि ये जो कैपिटल ए है ये डोमिनेट करता है स्मॉल ए पर। ठीक है, कोई बात नहीं है। अंडर द एजम्पशन ऑफ रैंडम मेटिंग द मेटिंग फ्रीक्वेंसीज अमंग द डोमिनेंट पेरेंट्स इज। अगर हम बात करें कि डोमिनेंट पेरेंट के बीच में मेटिंग होने की कितनी फ्रीक्वेंसी है, ये आपसे पूछा है। व्हाट इज द मेटिंग फ्रीक्वेंसी अमंग द डोमिनेंट पेरेंट इज। इनमें से डोमिनेंट पेरेंट कौन कौन से हो सकते हैं? ये तो हमें केवल एलील दिए हैं। इनसे जो पेरेंट्स बनते हैं वो कैसे होते हैं? ये तो है हेट्रोजाइगस। जो पेरेंट्स होते हैं वो कैसे होंगे? डिप्लॉइड होंगे। तो डिप्लॉइड कैसे बनते हैं? एक ऐसे बन सकता है, ये भी पेरेंट हो सकता है, ये भी पेरेंट हो सकता है और ये भी पेरेंट हो सकता है। ठीक है, अब अगर यहाँ ए डोमिनेट कर रहा है तो मतलब ये कैसा है? डोमिनेंट पेरेंट है। ये भी कैसा है? डोमिनेंट पेरेंट है। ये भी डोमिनेंट पेरेंट होता है। ये भी कैसा है? डोमिनेंट पेरेंट है। लेकिन ये कैसा होगा? रिसेसिव पेरेंट होगा। ये कैसा होगा? रिसेसिव पेरेंट होगा। ठीक है, ये बातें समझ आ गई। क्वेश्चन में क्या लिखा है? पूछा क्या है? अंडर द एजम्पशन ऑफ रैंडम मेटिंग अगर होती है, मेटिंग फ्रीक्वेंसी अमंग द डोमिनेंट पेरेंट्स इज। इसमें डोमिनेंट पेरेंट की नहीं पूछी है, अमंग पूछा है। मतलब ये भी डोमिनेंट पेरेंट है और ये भी डोमिनेंट पेरेंट है। इनके बीच में मेटिंग होने की फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस पूरी पॉपुलेशन में डोमिनेंट पेरेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है। पहले हम ये जानेंगे और फिर उनके बीच में मेटिंग होने की फ्रीक्वेंसी क्या है, फिर हम ये जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? जो डोमिनेंट पेरेंट है उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, पॉपुलेशन में कितने डोमिनेंट पेरेंट्स प्रेजेंट हैं, ये निकालना पड़ेगा। तो डोमिनेंट ये है और डोमिनेंट ये है। तो देखो कैपिटल ए डोमिनेंट है, कैपिटल ए स्मॉल ए डोमिनेंट है, या फिर इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये डोमिनेंट पेरेंट है और ये भी डोमिनेंट पेरेंट है। इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकलेगी? ये क्या है? होमोजाइगस है और ये क्या है? हेट्रोजाइगस है, पर दोनों डोमिनेंट है। तो होमोजाइगस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पी स्क्वायर करते हैं, और हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 2pq करते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये हार्डी-विनबर्ग जो इक्वेशन है वहां से आया है। तो पी स्क्वायर कैसे करेंगे? पी क्या है? 0.5। तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 और इसके लिए 2 0.5 इंटू 0.5, ये कितना हो जाएगा? 0.25 और ये कितना हो जाएगा? 0.5। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ हम दोनों की फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं। इसकी कितनी है? 0.25, इसकी कितनी है? 0.5, तो ये कितना हो जाएगा? 0.75। तो मतलब उस पूरी पॉपुलेशन में डोमिनेंट पेरेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0.75। बट ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा है कि डोमिनेंट पेरेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है मेटिंग फ्रीक्वेंसीज अमंग द डोमिनेंट पेरेंट्स। तो ये डोमिनेंट पेरेंट्स है, किससे मेट करेंगे? ये डोमिनेंट से ही करेंगे क्योंकि अमंग द डोमिनेंट पूछा हुआ है। तो अगर ये क्या है? डोमिनेंट है, ये किससे मेट करेंगे? डोमिनेंट से ही करेंगे। तो अगेन यहां पर इन दोनों की भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम हो जाएगी, 0.75। अब इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, इनकी फ्रीक्वेंसी ये है, दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की मेटिंग फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं जो कि आ जाएगा 0.56। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूं। क्वेश्चन में पूछा है कि जो डोमिनेंट पेरेंट्स हैं उनके बीच में मेटिंग की कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन में डोमिनेंट पेरेंट ही कितने हैं। तो ये हमने निकाल लिया है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसमें जो डोमिनेंट पेरेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0.75 है। अब उनकी मेटिंग डोमिनेंट के साथ में ही, तो जो दूसरे डोमिनेंट है उनकी भी कितनी होगी? 0.75 होगी। इन दोनों की मेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो दोनों की जो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे
हमारे पास फाइनल जो मेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी, दैट इज 0.56। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 0.56। क्या लिखा है, डेसिमल के बाद 2 वर्ड के बाद मतलब 2 तक लिखेंगे, तो 0.56 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको लगता है कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।